बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन और साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारक हो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमने देखा कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया है और रोज़े रखना लोगों ने शुरू कर दिए हैं। मेरे तो पूरे रोज़े जा रहे हैं शामी साहब, लेकिन जो महंगाई है वो हिला के रख देती है, क्योंकि एक दो रोज़ पहले कीमतें कम होती हैं और हम देखते हैं जैसे ही आगाज़ होता है रमज़ान का तो कीमतें एकदम डबल हो जाती हैं, आसमान को पहुंच जाती हैं। देखें, रोज़ा तो दूसरा हो गया माशाअल्लाह, और कल तीसरा हो जाएगा इंशाल्लाह। पूरे हमारे दोस्तों को, हमारे देखने वालों को, सब पाकिस्तानियों को रमज़ान मुबारक। देखें, एक जब रमज़ान शुरू होता है ना तो लोग ख़रीदारी के लिए भी तो टूट पड़ते हैं ना। बेशक, जिसने कोई एक चीज़ ख़रीदनी होती है वो दो ख़रीदता है, जिसने दो ख़रीदनी होती वो तीन ख़रीदता है। फलों पर और सब्ज़ी पर, गोश्त पर, हर जगह यलगार हो जाती है। अगर लोग थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, ख़रीदारी जो है सोच समझ कर करें, तो फिर महंगाई जो है उसके रास्ते में भी रुकावट खड़ी की जा सकेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत को अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करना चाहिए, हुकूमत को भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि ज़रा अपने आप को काबू में रखें। रमज़ान मुबारक का ये तकाजा है कि आप अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को ज़रा लगाम दें। ये नहीं कि पहले आप अगर एक रोटी खाते तो अब दो रोटी खाने की तैयारी शुरू कर दें, और पराठे भी खाएं और फल भी ख़रीदें और मामूल से ज़्यादा हर चीज़ जो है उसकी ख़रीदारी शुरू कर दें। लेकिन एक बहरहाल एक अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए का एक पैकेज ऐलान किया है। उनका कहना यह है रिलीफ पैकेज कि 40 लाख घराने जो हैं इनको रिलीफ मिलेगा और उनको नकद यानी 5,000 रुपया फ़ी घराना दिया जाएगा। तो उससे 2 करोड़ लोग जो हैं वो अपना राशन ख़रीद सकेंगे रमज़ान के लिए। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी ने भी 30 अरब रुपए मुख्तस किए हैं इस काम के लिए, और उनका ख्याल है कि 30 लाख लोगों तक वो पहुंचेंगे उनके पैसे, और 15,000 रुपये के हिसाब से उनको ट्रांसफ़र की जाएंगी नकद और रकूम। तो अज़मा बुखारी जो है उन्होंने उसकी तफसील बयान की है। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि हुकूमत ने इस बात का एहसास किया है, और ये पैसे जो नकद लोगों को मिल रहे हैं, अगर मुनासिब हो कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर ले और ऐसा ना हो कि डुप्लीकेशन हो जाए, बाज़ लोगों को 2 जगह से पैसे मिल जाए और बाज़ देखते रह जाए। तो बहरहाल ये भी एक कार खैर है। और इस तरह तो पूरे मुल्क में हमारी तंजीमें लगी हुई हैं, लोग लगे हुए हैं, राशन तकसीम हो रहा है, अफ्तारी के दस्तरखान बिछे हुए हैं। तो अल्लाह के फजल करम से ये सब काम भी हो रहा है। अब हमारे जो दुकानदार हैं और ताजिर हैं वो भी उनको भी अल्लाह ताला जो है उसका खौफ पैदा हो, और वो भी महंगाई जो है उसमें इजाफा करने की बजाय उसका तोड़ करें और अपना मुनाफा कम से कम हासिल करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तेफादा कर सकें। बिल्कुल, जो बात आपने की है शामी साहब, जो वक्त गुजरेगा, जो बात आपने की है, जिससे जो भी जाता है, एक आम आदमी जाता है जब, और वो जाके कहता है कि जी फलां चीज़ ये कल इतने की थी आज इतने की हो गई है, चीनी इतनी थी आज, तो वो जवाब ये मिलता है जी पीछे से महंगी हो गई है। तो वही बात आ जाती है कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो नहीं देखते। नहीं, असल में जो आगे बैठे हुए हैं वो भी नहीं देखते ना। जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो फिर उसके बाद उसके नताज पैदा होते हैं। ये भी तो एक फैक्टर है ना। फिर हुकूमत जो है, ज़ाहिर इंतज़ामिया जो है वो भी बेबस हो जाती है, और वो भी अपना उसको भी रोज़ा, इंतज़ामिया ने भी रोज़ा रखा हुआ होता है शायद, वो भी उंगली लग जाती है। तो बहरहाल आज तो ये हुआ ना कि आज रमज़ान की दूसरी तारीख थी, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे जी। उन्होंने नहर पर यूनिवर्सिटी से निकल के एक एहतजाजी मुजाहरा किया। वहाँ ट्रैफिक रुक गई और पुलिस से हाथापाई होती रही, और पुलिस ने उनके साथ वैसा सलूक तो नहीं किया जैसा तलबा के साथ किया जाता है, यानी कोई लाठीचार्ज वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन धक्कम पेल ज़रूर हुई। और ये टीचर्स जो है मुतालबा कर रहे हैं भाई, इनकी तनख्वाहों में कटौती हो गई है,
जो इनको टैक्स की छूट मिली हुई थी उसे हुकूमत ने वापस ले लिया और वादा किया था कि हमें ये फैसला जो है उसको मनसूख कर देंगे। अब ये जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं इनकी मराहत पहले ही कम है दूसरे अफसरों के मुकाबले में, तो ये भी देखना चाहिए ना कि नई नस्ल जो है उसको संवारने और आगे बढ़ाने का काम तो ये करते हैं। अगर हम अपने टीचर्स के साथ ही बदसलूकी करेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उन्हें मुश्किलात में मुब्तला करेंगे, तो फिर आगे कौम की तामीर कैसे होगी। तो हुकूमत को भी इस पर गौर करना चाहिए, पंजाब हुकूमत को भी, वजारत तालीम को भी, कभी उनके मुतालबात, और वफाकी हुकूमत का मामला है, टैक्स तो वो वसूल करती है, वफाकी हुकूमत को भी और FBR को भी देखना चाहिए, वज़ीर ख़जाना को भी देखना चाहिए क्यों उन्होंने अजीरन कर रखी है ज़िंदगी उस्तादों की। आप उधर तो इतनी बड़ी फ़ौज भर्ती हो गई है, लोग कहते हैं ये कि इतने वज़ीर भर्ती हो गए हैं और उनकी मराहत है, तो ये बेचारे टीचर जो हैं इनके पेट काट के ही आपने ये सारा कुछ करना था। तो मतलब यह है कि रमज़ान जो है इनको फाका कशी पे तो मजबूर ना करे, इनके मुतालबात भी सुने, और वगरना तो ये रोज़ हंगामा करते रहेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कल फिर बाइकाट होगा क्लासेस का, फिर एहतजाज होगा, तो इसका तवज्जो करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा शामी साहब, आज हम देख रहे थे एक तरफ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि कल वज़रा की 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और मालूम होगा कि किस वज़ीर ने कितना काम किया। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि हम इस पर जो है वो बात भी करेंगे, लेकिन आज अता तारड़ साहब क्योंकि ज़ाहिर बता रहे थे इस बारे में, तो वो एक तरफ बवांगे दोहल कह रहे थे कि जी महंगाई जो है वो कम हो गई है, और ज़ाहिर जनवरी 2024 से अगर उसका मवाजना किया जाए 23.1% से कम होकर 1.5% पे आ गई है, जो कि 9.5 साल के, यानी कि हम ये कह लें कि माह के बाद ये इस तरह से 1.5% पर आई है। इससे पहले वो 9.5 साल पहले थी। तो ये सवाल करने वाले करते हैं कि ठीक है, इक़दाम आपने किए, सब कुछ है, मईशत को संभाल लिया, अवाम तक असरात कब पहुंचेंगे? देखिए, ये जो कहते हैं ना अफरात ज़र कम हुआ है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गई है। पहले महंगाई जो थी वो चौकड़ियां भर रही थी और वो सरपट भाग रही थी, और 23%, 25%, 30% उसमें इजाफा हो रहा था। अब महंगाई में इजाफे की शरह इंतहाई कम हो गई है। गोया इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई पीछे मुड़ गई है, उसने पीछे लौटना शुरू कर दिया है, उसने आगे बढ़ना जो है उसमें रुकावट डाल दी गई है। महंगाई जो है उसकी शरह कम होने का मतलब ये है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब शरह सूद बहुत कम हो गई है, कोई 13% पे मेरा ख्याल आ चुकी है 24% से। अब इसे मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। जब खसारा कम हो गया है करंट अकाउंट का, तो शरह सूद कम की जाए ताकि फिर उससे भी चीज़ें सस्ती होंगी और ये सारा मामला जाए और पैदावार बढ़ाई जाए। ये सारी तवज्जो करने की ज़रूरत है। तो हम ये दावा जो किया जाता है ना, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, और ये कामयाबी है हुकूमत की। लेकिन लोगों तक तो उस रात उस वक़्त पहुँचेंगे ना, या उनकी आमदनियों में इजाफा हो जाए, बिल्कुल, या या महंगाई जो है उसमें कमी होना शुरू हो जाए। तो ये तो जब तक एक बात नहीं होगी। अब लोगों की आमदनी में इजाफा कैसे होगा? रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और सनतकारी होगी, सरमायाकारी होगी, तो फिर जो है लोगों को कुछ सुकून आएगा। तो भाई एक मुश्किल मामला है, लेकिन बहरहाल पहले से हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं। पहले तो कहा जाए दिवालिया होने वाले हैं, हमारा तो बस आज हमारा बटा बैठा या कल बैठा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काबू तो पा लिया है। यानी जो सरपट दौड़ रहा था घोड़ा, उसकी लगाम, यानी तो हम ये कह लें माशी जो तूफान आ रहा था वो थोड़ा सा थम गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तूफान को जी तूफान को रोक लिया गया है, तूफान को रोक लिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बात आप ताकतवर हो गए हैं या आप बहुत महंगाई पे काबू पा लिया। उस जिन के आपने पकड़ तो लिया है, अब उसको तोड़ना मरोड़ना भी तो है ना, उसके लिए कुछ थोड़ा वक्त लगेगा। तो तवक्को करनी चाहिए कि हालात मजीद बेहतर होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। सर ये तो चले एक महाज हो गया, जो दूसरा महाज है हमारा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसमें एक जो है वो यानी कि रिपोर्ट आई, उसमें ये लिखा है शामी साहब कि जी फरवरी के महीने में, यानी कि ये जो महीना चल रहा है एंड हुआ है, इसमें
मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है और पिछले महीने की निस्बत इसमें जो है वो ज़्यादा हमले देखे गए फितना अल खवारिज की तरफ से। और इन दहशतगर्द हमलों में जो कि 79 की तादाद बताई जा रही है इस महीने हुए हैं। 55 शहरी, 47 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और इसके अलावा 81 सिक्योरिटी एहलकार और 45 शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जी सर। देखिए, बात यह है कि आज उसको कुलभूषण यादव को 9 साल हो गए ना गिरफ्तार हुए। 9 साल हो गए, बिल्कुल। कुलभूषण यादव जो था एक भारतीय फौजी अफसर था जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ और यहाँ तखरीबकारी जो है उसको मुनज़्ज़म कर रहा था। उसको पकड़ा गया और उसका और कोई हिंदुस्तान जो है उसकी कोई वजाहत पेश नहीं कर सका, उसकी कोई सफाई पेश नहीं कर सका। कुलभूषण यादव जो है आज भी पाकिस्तान की कैद में है और अब कार्रवाई जो कानूनी उसका सामना कर रहा है और बैनुल अक़वामी अदालत तक इंडिया पहुंचा, लेकिन वहाँ भी उसको मुंह की खानी पड़ी। तो आप देखें ये दहशत गर्दी जो है वो तो उस पर कई अतराफ से हमला हो रहा है ना। अभी ये भी खबरें आई हैं ना कि एक कमांडर जो है अफगान फौज का, यानी एक कमांडर बाकायदा कमांडर है जो वो भी पकड़ा गया। बिल्कुल सर, 28 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुलाम खान किले में जिन 14 दहशतगर्दों को हलाक किया था उनमें जब शनाख्त हुई है तो मालूम हुआ कि ये दहशतगर्द जो है वो मिलिट्री कमांडर था और मुजीबुर रहमान इसका नाम था। अफगानिस्तान की नेशनल मिलिट्री एकेडमी की 3री बटालियन का ये कमांडर था। ये हालात हैं। अब तो आप देखें कि अफगान हुकूमत जो है वो भी इनको काबू नहीं कर पा रही और हमारी तरफ तवज्जो नहीं कर रही हमारी बात की तरफ। हम बार बार कह रहे हैं कि इन लोगों को रोका जाए, अफगान सरजमीन जो है उसको ये इस्तेमाल ना होने दिया जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो दहशत गर्दी जो है उसमें तो कुछ इजाफा हुआ है, हमलों में इजाफा हुआ है बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने मुकाबला भी तो खूब किया है ना। वो भी तो देखे दिन रात, यानी एक अपने खून की दीवार खड़ी कर दी है उन्होंने। और कितनी ऐसी वारदातें हैं जो हो नहीं सकी, जिनको होने से पहले जिनको सरकोबी कर दी गई। तो बहरहाल ये हमें इस जंग को लड़ना है। तो अभी तो आप देखें कि इस जंग में हमने क्या देखा कि हमारे मौलाना हामिदुल हक जो हैं वो भी निशाना बन गए। जी हाँ। यानी जो जामिया हक्कानिया है खैबर पख्तूनख्वा की, उसके जनाब नायब मोहतमिम थे हज़रत मौलाना समीउल हक के बेटे थे, उनके जानशीन थे। और जमीयतुल उलमा इस्लाम जो सीन ग्रुप है, जो मौलाना समीउल हक का ग्रुप था, उसके सरबराह थे। और उनके मदरसे में आकर नमाज जुमा के बाद जो एक खुदकुश हमलावर है उसने उनको शहीद कर डाला और उनके साथ मुतअद्दिद दूसरे लोग भी जख्मी हुए और जान से गए। तो आप देखिए कि ये जामिया हक्कानिया जो है ये दारुल उलूम देवबंद के बाद देवबंदी मकतब फ़िक्र की बहुत बड़ी दरसगाह है और पाकिस्तान की जो चोटी की दीनी दरसगाहें उनमें शुमार होती है। दारुल उलूम देवबंद है, उसके बाद पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पढ़े हैं और वो कई तालिबान लीडर यहाँ पढ़े हैं और कई तालिबान वज़ीर अब भी हुकूमत में वज़ीर हैं और 3 हज़रात तो वज़ीर हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं। तो ये जो मदरसा है या यूनिवर्सिटी है, आप ये कहें कि इसमें अफगान तलबा बड़ी तादाद में पढ़ते रहे हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। शामी साहब, क्यों निशाना बनाया गया और क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? कौन यानी कि एलिमेंट्स इसके पीछे हो सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, दारुल उलूम देवबंद जो है जब पाकिस्तान बन गया और वहाँ आना जाना जो है उसमें दुश्वारी पेश होने लगी तो फिर अफगान तालिब इल्म जो थे वो जामिया हक्कानिया में आने लगे। यहाँ मौलाना अब्दुल हक ने उसकी बुनियाद रखी और हज़ारों तालिब इल्म अफगानी यहाँ से फारगुत तहसील हो चुके हैं। और पाकिस्तान की जो दीनी दरसगाहें हैं, दारुल उलूम कराची है, जामिया अशरफिया लाहौर की है और जामिया बनौरी टाउन है और जामिया रशीदिया, मतलब बेशुमार जो बैनुल अक़वामी खैरुल मदारिस है मुल्तान की, ये बैनुल अक़वामी शोहरत के अदारे हैं जहाँ आलम इस्लाम से नौजवान आके तालीम हासिल करते हैं और पूरे आलम इस्लाम में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और ये जामिया हक्कानिया जो है इसमें तो आपको मालूम है
कि जो मौलाना समीउल हक जो हैं उनके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे तालिबान से, उनके शागिर्द रहे थे बहुत से लोग। और ये जो उनके बेटे हैं हमदुल हक, उनके भी अफ़गान हुकूमत से बड़े गहरे राब्ते थे। और अफ़गान हुकूमत के और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा मौसर राब्ता थे वो। ये जो जामिया हक्कानिया है, इसके लोग जो हैं बड़ा एसेट हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक पुल बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गलतफहमियाँ दूर हों और दोनों। मगर अब अफ़गानिस्तान के अंदर अब कोई दाइश जो है उसका नाम लिया जा रहा है कि वो सर उठा रही है। और फिर अफ़गान हुकूमत ने तो ख़ुद एक टोले का नाम लिया है कि उसने ये कार्रवाई की है। तो अफ़गान हुकूमत के जो मुखालिफ दहशत गर्द हैं वो भी सरगर्म हैं। और जो लोग चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान राब्ते बिल्कुल टूट जाएं और उनके दरमियान कोई पुल बनाने वाला या पुल बनने वाला ना रहे, वो भी सारी कार्रवाई के पीछे हो सकते हैं। क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट बात है ना शामी साहब के मौलाना समीउल हक साहब जो हैं, उन्होंने कहा जाता है ना अपनी ज़िंदगी में जो खुदकुश हमले थे ये उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दिए थे और फिर पोलियो के क़तरे इस्तेमाल करने के हक़ में भी फतवा दिया था। और जो उनके साहबजादे हामिदुल हक हक्कानी साहब, उन्होंने औरतों की तालीम पर पाबंदी लगाने की मुखालफत की। तो ये आपकी वाली बात को मज़ीद तक़वियत देते हैं कि कोई ऐसे अनासिर हैं जो शायद इस खित्ते में कोई नया डर्टी गेम जो है वो शुरू करना चाहते हैं। देखिए, अफ़गान हुकूमत जो है और जो पहले अफ़गान मुजाहिदीन थे और अफ़गान मुजाहिदीन में से भी जलालुद्दीन हक्कानी और कई दूसरे लोग जो हैं इस मदरसे के पढ़े हुए थे। और इसी तरीके से तालिबान के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं जो इस मदरसे के पढ़े हुए हैं। और ये मदरसा जो है, और मौलाना हामिदुल हक और उससे पहले उनके वालिद समीउल हक, देखिए वो एक अफ़गान हुकूमत से एक बड़ा उनका एतमाद का रिश्ता था। और पाकिस्तान के और उनके दरमियान नामा प्याम उनके ज़रिए होता रहता था और गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश होती रहती थी। तो अब जो लोग जिन्होंने ये पुल तोड़ दिया है ना, अब ये इंशाअल्लाह उम्मीद तो ये है कि वो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो रिश्ते हैं वो बहाल रहेंगे और हम इन्हें मौसर बनाएंगे और एक दूसरे के साथ ताउन करके दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। क्योंकि अफ़गान हुकूमत जो है उसको भी तो समझाने वाले होने चाहिए ना। और हमारे उलमा जो हैं उनको चाहिए ये अपना किरदार अदा करें। मौलाना तकी उस्मानी हैं और मौलाना हनीफ जलंधरी हैं और ताहिर अशरफी हैं और दूसरे लोग हैं, उनको चाहिए कि वो भी अपना किरदार अदा करें। बहरहाल मौलाना समीउल हक जो थे वो बड़ी एक तवाना आवाज़ थे। उसके बाद उनके बेटे जो हैं हामिदुल हक तो कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे। इससे पहले उनके दादा जो थे मौलाना अब्दुल हक शेखुल हदीस, वो भी कौमी असम्बली के मेंबर रहे। 1970 में जब दस्तूर बन रहा था तो वो जमीयतुल उलमा इस्लाम में मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ साथ थे। और दस्तूर की तकमील में उन्होंने बहुत किरदार अदा किया, उसे मुत्तफ़िक़ अलैह दस्तावेज़ बनाने में। तो बड़ा उनका किरदार है, उनकी शख्सियत है, उनको याद किया जाता है आज भी और उनको सलाम किया जाता है। बहरहाल एक बड़ा सानेहा हुआ है और हम एक बड़ी शख्सियत से महरूम हो गए हैं। तो आप देखिए इन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान को भी टारगेट किया था, उनके जलसों पे भी हमले हुए। तो ये जो अब लोग हैं, ये जो आवारा दहशतगर्द हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जामिया हक्कानिया के बारे में तो कोई तसव्वुर नहीं हो सकता था कि जो इनमें से बहुत से हज़ारों तालिब इल्मों की जो मादरे इल्मी है अफ़गान तालिब इल्मों की, उस पर इस तरह हमला होगा और इस तरीके से उसको तार तार किया जाएगा वहाँ अमन को और सुकून को। तो बहरहाल हमें मुकाबला करना है। और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान हैं और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जिनमें हमारी पुलिस भी शामिल है, हमारी FC भी शामिल है, वो जान हथेली पर रेख कर और सर हथेली पर रख कर मुकाबला कर रहे हैं। उनकी वारदातों में इजाफा हो रहा है, इसका अफगान सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। लेकिन हमारा जज्बा जो है और हमारे हौसला जो है वो भी तो पस्त नहीं हुआ ना, वो भी अपनी जगह खड़ा है। बिल्कुल, बड़ा पहाड़ नुकसान भी हुआ है इंटरनेशनली, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है आज। क्योंकि 3 मार्च है, आपको याद होगा सर, 3 मार्च 2009 श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था आज ही के दिन लाहौर के लिबर्टी चौक में। उसके बाद हमें क्रिकेट को लेके कितना नुकसान हुआ, बैनुल-अक़वामी टीमों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया, तो उससे निकलने में हमें बहुत टाइम लगा सर।
देखिए हज़ारों अफराद हमारे मारे जा चुके हैं। अब क्रिकेट की रौनक तो बड़ी मुश्किल से बहाल हुई है, और हम पाकिस्तानी टीम को जो भी रोना रोएं और जिसकी परफॉर्मेंस की जो भी बात करें, लेकिन ये कि पाकिस्तान जो है वो यानी उसके अंदर क्रिकेट शुरू हुई और ये बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, ये भी तो एक बड़ी अचीवमेंट है ना। और पाकिस्तान जो है उसमें जो अमन और सुकून जो है उसकी फ़ज़ा हमें देखने को मिल रही है, तो ये भी तो एक बड़ा कमाल है। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। शामी साहब, कल आर्मी चीफ जो है वो थे बहावलपुर में, तो वहाँ पर तलबा से जो है वो बातचीत हुई, और मैं कोट कर रहा हूँ जो वहाँ पे कहा गया उनकी तरफ से कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दी की पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं, और जब भी रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो आपको इनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। ये किस तरफ इशारा है शामी साहब? ये जिस तरफ भी इशारा हो, इशारों में नहीं उलझते आप। अब देखना चाहिए सामने की हकीकत क्या है। अब जो हमारी सियासत जो है, हमें सियासत से बालतर होकर और सियासी मफादात से बालतर होकर ये दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। तो जाहिर है जो सियासी इख्तलाफात होते हैं, बाद औक़ात सियासतदानों को गुस्सा भी आ जाता है, और उनकी उस गुस्से में ओल फोल भी कह जाते हैं वो, मगर उससे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने हदफ पे नज़र रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सियासी इख्तलाफात कम हों। अभी आप देखें ना, हमारे इमरान खान साहब ने हमारे जो अमरीकी जरीदा है टाइम जी, उसमें एक मजमून लिखा है बड़ा ज़ोरदार किस्म का, और उसमें बहुत कुछ उन्होंने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी तनकीद की है, पाकिस्तान के हालात पर बड़ा एक गंभीर नक्शा खींचा है, और मुतवज्जो किया है ट्रंप को भी कि वो इस तरफ भी तवज्जो करें और हालात की तब्दीली के लिए बकौल उनके जमहूरियत के सर मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है, इस पे सर करते हैं बात, इस पे करते हैं। और क्या इस यानी कि आर्टिकल से कोई मुल्क की सर्विस हो रही है या नहीं हो रही है, इस पे बात करेंगे। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बाज़ लोगों के नज़दीक सियासत में इमरान खान साहब का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन टाइम मैगज़ीन में उनका नाम जो है वो खूब चल रहा है। जो हालिया मजमून उनका शाया हुआ है, अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि उन्हीं का मजमून है। बहरहाल बहुत से लोग ये भी बातें करते हैं कि वहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या हुआ। शामी साहब, सर बानी पीटीआई तो कहते थे कि जी हम अपनी अदालतों से इंसाफ लेंगे, किसी ट्रम्प की तरफ हम नहीं देख रहे, और अब वो बैनुल-अक़वामी इदारों से, अमेरिका से जो है वो मदद भी मांग रहे हैं और इंसाफ जो है वो तलब कर रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि इससे बेसिकली उनके जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिल रही है, या मुज़ाकरात के जो दरवाजे बंद हैं वो बंद रहने के लिए ये इक़दाम काफ़ी है? ये तो आपने बड़ा को पेचीदा सा सवाल कर दिया है। भाई बात यह है, जिस मुश्किल में वो मुब्तला हैं और जिस तरीके से जो जेल काट रहे हैं, मुकदमों पे मुकदमे बन रहे हैं, उसमें जाहिर है कि वो अब उनके बेकाबू हो रहे हैं। मगर यही तो इम्तिहान होता है ना। जो क्या कहा है बहादुर शाह ज़फ़र का शेर है ना, ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा चाहे हो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे तैश में याद खुदा ना रही, जिसे ऐश में खौफ खुदा ना रहा। वाह। तो भाई बात यह है कि आप खान साहब जो हैं, मुश्किल हालात का सामना करना और फिर उनमें से निकलना, ये लीडरशिप का इम्तिहान होता है। तो खान साहब को चाहिए कि अपने पत्ते जो है ठीक तरीके से खेलें। यहाँ जो वो सियासी जमातों के साथ नामा प्याम कर रहे हैं उसे कोई अमली शक्ल दें, अपना एक महाज बनाएं, हुकूमत से बातचीत करें। गुस्सा जो है वो थूक दें, गुस्सा थूकने से ही काम चलेगा। गुस्से का जिस तरह इजहार करते रहेंगे तो वो अपने हंडिया जितना भी उबलेगी अपने किनारे जला लेगी। और यही सर फिर इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की कोशिश है ये आर्टिकल उनका। चलिए वो जो इरफान सिद्दीकी साहब जो मर्जी कहते रहे, उनको भी तो हक है ना कहने का। लेकिन खान साहब जो है उनके साथ उनकी मुश्किलात भी तो देखनी चाहिए ना। अब कभी उनसे मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, कभी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। उनके लीडर, उनके साथी जो है शोर मचाते रह जाते हैं। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए, गौर करना चाहिए। हुकूमत को भी देखना चाहिए कि कैदी जो है उसका मतलब ये नहीं है उसके साथ भी जेल के
कवायद ज़वाबित के मुताबिक सलूक हो, उसके जज्बात का भी ख्याल रखा जाए। और खान साहब को सोचना चाहिए कि भाई नाखने तदबीर जो है उससे काम लें और इस तरह वो ना करें जिन रवैयों पे वो कल खुद तनकीद करते रहे हैं उनको ना अपनाएं। ये कुंजी उनकी जो है, उनकी जेल की कोठरी जो है, जो उसमें ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी यहीं पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी की चाबी से खुलेगी वो, बाहर की किसी चाबी से नहीं खुलेगी और बाहर कोई चाबी लगाने वाले भी नहीं है। और जो पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने वाले, पाकिस्तान के हालात को ख़राबी ढूंढने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के सच्चे बही खा जो हैं वो बहुत कम हैं। तो खान साहब को चाहिए अपना रास्ता जो है खुद बनाएं और ये टामक टोइयाँ ना मारें, ये अच्छी उनके अपने मुफाद में होगा। फैसल चौधरी साहब सर फरमा रहे थे कि जी उनको कान में इन्फेक्शन था, आज जो है वो डॉक्टर्स गए हैं, उन्होंने कहा है कि जी मुकम्मल फिट है खान साहब, 4 डॉक्टर्स गए एम्स के। चलिए बड़ी अच्छी बात है। उनके कान में इन्फेक्शन क्या होना है, जब लोगों की आवाज़ें नहीं सुन सकते तो इन्फेक्शन क्यों होगा उनके कान में। बात यह है कि अब वो ट्रंप जो हैं उनको तो वो तो यूक्रेन के झगड़े में पड़े हुए हैं। वो ब्रेज़िन्स्की के साथ जो कुछ उन्होंने किया वो देख लिया आपने, और एक पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है। हर जगह ब्रेज़िन्स्की के साथ उनकी गुफ्तगू ज़ेर बहस है जो प्रेस के सामने हुई है, और पूरे मेरा ख्याल दुनिया जब से कायम हुई है उस वक्त से ऐसी गुफ्तगू किसी ने ना सुनी नहीं होगी कि आप मेहमान को बुला के उसकी दुर्गत बनाएं और उसके बाद मेहमान जो है उस बेचारा वो भी इसकी समझ में ना आए। वो हमारे हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने मुझे एक तुर्क मुहावरा लिख के भेजा है, उसमें उसका कहा कि तुर्क मुहावरा है कि जब कोई क्लाउन जो है कोई मस्खरा जब वो शाही महल में दाखिल होता है तो वो बादशाह नहीं बन जाता, वो बादशाह नहीं बनता, शाही महल जो है वो सर्कस में तब्दील हो जाता है। अब ये जो सर्कस लगाई है उन्होंने, वो तो वहां उलझे हुए हैं, यूक्रेन में उलझे हुए हैं। अब ब्रेज़िन्स्की बेचारा जो है उसके पीछे वो अब खड़े हो गए हैं यूरोप वाले, 18 ममालिक का इजलास हुआ कल, हाँ जी, मगर यूरोप वाले क्या करें। अब आप ये देखें बरतानवी वजीर आजम ने उनको गले लगाया है, जर्मनी के, फ्रांस के रहनुमा, इटली के सारे उनके गले लग रहे हैं, उनके आंसू पूछ रहे हैं। अब ये जो यूक्रेन है, अब इसका जो मामला है इसके जो बाज़ इलाके हैं उसमें रूसी बोलने वाले, रूसी ज़ुबान बोलने वाले आबाद हैं। बरसों का झगड़ा है, सोवियत यूनियन नहीं बना था उस वक्त भी झगड़ा यूक्रेन और रूस के दरमियान था, बाद में भी ये झगड़ा थम गया जब सोवियत यूनियन बन गया, फिर शुरू हो गया है। रूस समझता है वो इलाके जो हैं उनको खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए, वो यूक्रेन जो है उन पे अपना तसल्लुत ख़त्म कर दे। अब यूक्रेन को उकसा कर नेटो ने और अमेरिका ने और उसको लड़ा दिया, और ये जो ब्रेज़िन्स्की है ये खुद भी तो एक मज़ाहिया अदाकार है ना, कॉमेडियन, तो इसने खुद बड़ा हंगामा किया और रूस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, नारे लगाए, बड़े बड़े बढ़के मारी, और अब उसके बाद उन्होंने कहा नेटो का हिस्सा बना लेंगे इसको, और नेटो का हिस्सा बनाने की बजाय अब उसको झोंक दिया। अब कितने हज़ारों लोग मर चुके हैं, बल्कि हज़ारों क्या लाखों समझे आप मर चुके हैं, कितना नुकसान पहुंच चुका है, और यूक्रेन का नुकसान कितना हुआ है, और रूस का अपना इमेज कितना। शामी साहब अब ये जो यूरोपीय ममालिक हैं, उसको उकसाया, अब जो ये यूरोपीय ममालिक हैं ये कह रहे हैं कि जी हम ट्रंप को दिखाएंगे कि अमेरिका के बगैर भी हम बर्र-ए-आज़म को जो है उसका दिफा कर सकते हैं, तो ये मुमकिन हो पाएगा आपको लगता है, खासकर जो जिस मुआहदे की बात हो रही है वो हो पाएगा? ओहो, देखें बिल्कुल दिखाएं, अपनी ताकत आजमाएं, लेकिन बुनियादी बात यह है ना, अमेरिका ने इनके साथ मिलकर ब्रेज़िन्स्की की पीठ ठोकी थी और कहा था कि तुम जनाब बस ममोले को शाबाश से लड़ा दिया था, और कहा था हम नेटो का रुकन बनाएंगे, और अब रूस की सरहदों पर नेटो को क्या ज़रूरत थी किसी को अपना यानी रुकन बनाते। अब वो ब्रेज़िन्स्की फंस गया, यूक्रेन के लोग फंस गए, पूरा यूरोप फंस गया। अब जो भी होगा, अब हो सकता है कि ट्रंप जो है कुछ अपना नज़रसानी कर ले और फिर ये यूरोप के साथ थोड़ी बहुत मसालियत हो जाए, लेकिन उनका एक अपना एजेंडा है, वो रूस के साथ मामला करना चाहते हैं। तो अब एक दुनिया का नक्शा जो है वो बदल रहा है। आप देखते हैं कि क्या ट्रंप जो है कहाँ टक्कर मारते हैं और कहाँ उनका सर जो है उसको चोट लगती है और कहाँ दीवार जो है उसमें शिगाफ पड़ता है।
हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और बर्ज़िंस्की जो है उस बेचारे के पास जाहिर है वो तो अब अमेरिका को उसके पीछे से हट जाएगा तो उसकी मुश्किलात में तो इजाफा होगा। तो अब देखना चाहिए किसी तरीके से को अमन कायम हो जाए और मामला जो है वो को सुलझ जाए। तो फिर अब यूक्रेन के झगड़े में वो पड़े हुए हैं और खान साहब जो हैं उनको अपनी जगह आवाज़ें दे रहे हैं, वो उनसे निपट लेंगे तो यहाँ आएंगे ना। चले ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।